ये है वन प्लस 13s और ये है सैमसंग S25। दोनों ही फ्लेक्सी फोन और दोनों में प्राइस डिफरेंस भी बहुत बड़ा है। वन प्लस सारे ऑफर लगाने के बाद आता है 50,000 के अंदर और सैमसंग आता है सारे ऑफर लगाने के बाद 80,000 के अंदर। पिछले कुछ दिनों से मैं दोनों स्मार्टफोन की टेस्टिंग कर रहा हूँ और मेरे सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स निकल के आए जिनको जान के आप शॉक्ड रह जाओगे। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी फोन लेने की सोच रहे हैं तो यहाँ आपका पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन दोनों स्मार्टफोन में से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम है अनिल, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी टेक केयर आर्मी को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन को ऑल पे करना मत भूलना। सबसे पहले दोनों ही फोन की डिजाइन की बात करते हैं। देखो, दोनों ही फोन एक्सपेंसिव है और इसी रीजन से दोनों ही फोन देखने में प्रीमियम भी लगते हैं। बस यहाँ एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, जो सैमसंग है ना, ये शार्प एज के साथ आता है जिसकी वजह से बिना बैक कवर के इन हैंड में अनकंफर्टेबल लग सकता है आपको। और वहीं ये जो वन प्लस है बिल्कुल फ्लैट बैक के साथ आता है, तो इसी वजह से वन प्लस हाथ में चुभता नहीं है सैमसंग के कंपेरिजन में। वैसे वन प्लस में आपको क्रिस्टल स्टील ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है, वहीं ये जो सैमसंग है ये आता है गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 के साथ। तो यहाँ स्लाइड एज सैमसंग लेके जाता है और दोनों ही फोन में आपको मेटल फ्रेम मिल जाते हैं और दोनों ही फोन आईपी रेटिंग के साथ तो आते हैं, बट सैमसंग यहाँ पे IP68 की रेटिंग लेके आता है, वहीं वन प्लस जो है वो आता है IP65 रेटिंग के साथ। तो यहाँ पे आईपी रेटिंग भी आपको सैमसंग में अच्छी मिल जाती है और 50,000 पे करने के बाद भी अगर आपको ऐसी आईपी रेटिंग मिले तो ये अनएक्सेप्टेबल है। अब बात करूँ इन दोनों के फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में, यहाँ पे भी बड़ा डिफरेंस है। सैमसंग आता है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ, वहीं जो वन प्लस ये आता है ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। अगर आपके थंब पे थोड़ा सा भी डस्ट लगा हो या थोड़ा सा स्वेट हो तब भी अच्छे से काम कर जाता है सैमसंग। वहीं वन प्लस स्ट्रगल करता है। नेटवर्क की बात करूँ तो मुझे दोनों में ही अच्छे नेटवर्क देखने को मिले हैं। वन प्लस में मैं जियो की सिम यूज कर रहा हूँ और सैमसंग में मैं वोडाफोन की सिम यूज कर रहा हूँ और इन कुछ दिनों में मेरी एक भी ऐसी कॉल नहीं होगी जो मिस हुई होगी इन दोनों फोन में। सिंपल समझो, नेटवर्क में आपको दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और हाँ, दोनों ही फोन में आपको ई सिम का भी सपोर्ट मिल जाता है। हैप्टिक फीडबैक की बात करूँ तो पर्सनली मुझे वन प्लस में बहुत अच्छे लगे हैं सैमसंग के कंपेरिजन में। पता नहीं क्यों यहाँ सैमसंग मुझे थोड़ा वीक लगा है हैप्टिक फीडबैक में। अब दोनों फोन के स्पीकर की बात करूँ तो दोनों ही फोन स्टीरियो स्पीकर के साथ आते हैं। इनफैक्ट दोनों ही फोन में आपको डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिल जाता है। यहाँ मुझे लाउडनेस वन प्लस की अच्छी लगी है सैमसंग के कंपैरिजन में, पर दोनों फोन के स्पीकर में आपको क्लैरिटी अच्छी मिल जाती है। पर मेनली डिजाइन में मैं इन दोनों फोन को लेके एक ही बात कहना चाहूंगा, जो कॉम्पैक्ट फोन का टाइटल है ना, वो मैं सैमसंग को देना चाहूंगा, क्योंकि जो वन प्लस है ना, कॉम्पैक्ट फोन तो नहीं है, पर हाँ, ये एक स्मॉल फोन की कैटेगरी में आएगा। और मैं दोनों फोन के वन एंड यूज की बात करूँ ना, तो यहाँ पे ज्यादा कंफर्टेबल सैमसंग लगेगा आपको। और इसी नोट में मैं इन दोनों की डिस्प्ले की भी बात करूँ ना, तो आप ध्यान से देखो, यहाँ जो बेजल्स है वो वन प्लस के कम है सैमसंग के कंपेरिजन में। पर यहाँ जो सैमसंग है ये आता है 6.1 इंच स्क्रीन साइज के साथ, वहीं ये जो वन प्लस है ये आता है 6.3 इंच स्क्रीन साइज के साथ। पर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ यहाँ पे आपको, जब मैं इन दोनों की डिस्प्ले को कंपेयर कर रहा था तब यहाँ मुझे सैमसंग की डिस्प्ले ज्यादा अच्छी लगी है। अब ज्यादा अच्छी डिस्प्ले का मतलब ये है, जब मैं दोनों में एचडीआर कंटेंट देख रहा था तो यहाँ पे मुझे सैमसंग ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये शेडो को और हाईलाइट को अच्छे से मैनेज कर पा रहा था। वहीं ये जो वन प्लस है ब्राइट तो कर रहा था, पर कहीं ना कहीं हाईलाइट और शेडो को क्रश कर रहा था। और अगर कलर्स में कंपेयर करूँ तो यहाँ पे भी मुझे सैमसंग ज्यादा अच्छा लगा है। तो अगर आप बहुत ज्यादा कंटेंट देखते हो तो यहाँ पे आपको सैमसंग की डिस्प्ले ज्यादा अच्छी लगेगी। और अगर मैं दोनों फोन की ब्राइटनेस को भी कंपेयर करूँ ना, तो आउटडोर में मैंने ये नोटिस किया दोनों ही फोन सेम दिखते हैं, बट एक मेजर प्रॉब्लम मैंने सैमसंग में फेस की है, वो ये है कि ये ब्राइटनेस को ड्रॉप कर देता है। अब मानोगे नहीं, मैं इन दोनों फोन के कैमरा को टेस्ट करने के लिए हुमायूं टॉम गया था और वहाँ ये सैमसंग हिट होने के बाद इसने अपनी पूरी ब्राइटनेस ही डाउन कर दी। तो बस ये सैमसंग की डिस्प्ले में एक मेजर प्रॉब्लम है जो मैंने इस फोन के साथ फेस करी है। और दोनों ही फोन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं, तो दोनों ही फोन काफी स्मूथ लगते हैं स्क्रोलिंग में। अब दोनों फोन के बैटरी डिपार्टमेंट को कंपेयर करूँ ना, तो यहाँ पे भाई बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों ही फोन में, क्योंकि सैमसंग आता है 4000 mAh बैटरी के साथ, वहीं जो वन प्लस ये आता है 5850 mAh बैटरी के साथ। और इसी वजह से मुझे स्क्रीन ऑन टाइम में भी बहुत बड़ा डिफरेंस मिला है। इन दोनों फोन को जब मैंने हैवी यूज किया, जहां मैंने कैमरा बहुत ज्यादा यूज किया और गेमिंग बहुत ज्यादा करी है, वहां सैमसंग ने सिर्फ 4 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दिया है, वहीं वन प्लस ने यहाँ पे 7.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दिया है। और आप मानोगे नहीं, जब मैंने इन दोनों फोन को बिल्कुल नॉर्मल यूज किया ना, मतलब थोड़ा बहुत कैमरा यूज करना हो जो डेली कैप होते वो, तब सैमसंग ने मुझे अराउंड 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दिया है। वहीं जो वन प्लस है इसने मुझे 8.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दिया नॉर्मल यूज में। तो बैटरी कैपेसिटी की वजह से यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम में भी बहुत बड़ा डिफरेंस निकल के आया है। और प्लस चार्जिंग में भी एक बड़ा डिफरेंस है। वन प्लस 80 वोट चार्जिंग के साथ आता है, वहीं सैमसंग 25 वोट चार्जिंग के साथ आता है। इनफैक्ट आपको वन प्लस के बॉक्स में चार्जर मिल जाता है, वहीं आपको सैमसंग के लिए एक अलग से चार्जर खरीदना पड़ता है। मतलब आपको 80,000 पे करने के बाद भी आपको चार्जर के लिए अलग पे करना पड़ेगा। इनफैक्ट उसके बाद भी आपको बैटरी छोटी मिलती है और चार्जिंग स्पीड भी बहुत कम मिलती है। तो बैटरी में क्लियर विनर वन प्लस निकल के आता है सैमसंग के कंपेरिजन में। अब सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करते हैं। दोनों ही फोन का काफी इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट होने वाला है ये, क्योंकि दोनों ही फोन अपने सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए जाने जाते हैं। सैमसंग वन UI 7 के साथ आता है, वहीं वन प्लस ऑक्सीजन OS 15 के साथ आता है। देखो, दोनों ही फोन काफी क्लीन सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं और दोनों ही फोन में आपको स्मूथनेस अच्छी मिल जाती है। बट मैंने नोटिस किया है जो सैमसंग की एनिमेशन और जो स्मूथनेस है वो ज्यादा अच्छी मिल जाती है वन प्लस के कंपेरिजन में। इनफैक्ट जो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग की एनिमेशन है या कंट्रोल पैनल की एनिमेशन है वो भी सैमसंग में ज्यादा अच्छी लगती है। और इनफैक्ट कस्टमाइजेशन की भी बात करो ना, तो वो भी सैमसंग में आपको ज्यादा मिल जाती है। और प्लस जो सैमसंग में गुड लुक है ना, वहाँ आपको और ज्यादा वे मिल जाता है अपने फोन को कस्टमाइज करने के लिए। और सैमसंग ने जो लॉक स्क्रीन में 9 बार दिया ना,
वो पर्सनली यार मुझे बहुत पसंद आया। मतलब यहाँ पे जो म्यूजिक चेंज करने की बहुत अच्छी एनिमेशन मिल जाती है, टाइमर का अलग से विजेट मिल जाता है, और अगर आप कोई मैच देख रहे हो ना तो वहाँ पे ये स्कोर भी दिखा देता है नीचे। और एक और फीचर की बात करूँ जो कि नाउ ब्रीफ, ये मतलब पूरे वीक का आपको बेहतर बता सकता है। इनफैक्ट अगर आप कोई सैमसंग की वॉच यूज करते हैं ना तो ये पूरे हेल्थ फीचर भी आपको बता देता है। और अगर इन दोनों फोन में एआई फीचर्स की भी बात करूँ ना तो यहाँ पे भी सैमसंग आगे निकल जाता है। जैसे कि सैमसंग में जनरेटिव एआई मिलती है ना, उससे लिटरली आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई प्लेसमेंट चेंज करनी है तो वो आप इजीली कर सकते हैं। इनफैक्ट आप ऑब्जेक्ट का साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, और जो स्केच टू इमेज है आप यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करके वो जनरेट करा सकते हैं। और जो बाकी के एआई फीचर्स है वो दोनों में अच्छे काम करते हैं, जैसे कि एआई इरेज या एआई अनब्लर, ये सारे फीचर्स इन दोनों में मिल जाते हैं। और सैमसंग ने अपनी सेटिंग में भी एआई दी है। अगर आपको कोई इसमें सेटिंग चाहिए जिसका आपको नाम नहीं पता है, आप अगर इसको अपनी बेसिक लैंग्वेज में भी लिखेंगे ना तो ये समझ जाएगा और वो सेटिंग ओपन कर देगा। और सैमसंग में आपको कॉल असिस्ट मिल जाता है, जहाँ कॉलिंग के टाइम लाइव ट्रांसलेशन करा सकते हैं कोई भी लैंग्वेज में। नोट असिस्ट मिल जाता है, जहाँ आप अपने नोट को अच्छे से फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, इनफैक्ट स्पेलिंग चेक करा सकते हैं, और फिर समराइज या ट्रांसक्राइब भी करा सकते हैं। और एक और फीचर है जो मुझे सैमसंग में बहुत अच्छा लगा है, वो ऑडियो इरेजर। अब मैं जहाँ पे शूट कर रहा हूँ यहाँ पे मेरी बालकनी है और यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक का शोर आ रहा है। इनफैक्ट आपको आवाज आ ही रही होगी। अब मैं ये देखना चाहता हूँ जब मैं ऑडियो को डी नॉइस करूंगा तो ये मेरी आवाज को कितना पकड़ता है, इनफैक्ट ये ट्रैफिक की आवाज को कितना कम करता है। तो ये रिजल्ट आपके सामने है। अब आप बताओ आपको कैसा लगा ये फीचर सैमसंग का। मुझे तो भाई पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप व्लॉगिंग करते हो तो वहाँ आपको बहुत ही काम आने वाला है। मतलब आपने देखा कितने अच्छे से इसने पूरी नॉइस ही खत्म कर दी है बैकग्राउंड से। वहीं अगर मैं वन प्लस के एआई फीचर्स की बात करूँ तो वन प्लस ने इस पर प्लस की दी है, जो माइंड की तरह काम करता है। अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है या आपको कोई इवेंट को शेड्यूल करना है, तो अगर आप माइंड किसी उसका स्क्रीनशॉट लोगे तब ये उसको एनालाइज करके सेव कर लेता है। इनफैक्ट ये आपके लिए रिमाइंडर भी सेट कर देगा और कैलेंडर में उस डेट को सेव भी कर लेगा। सिंपल आप ये समझो जैसे कि नथिंग फोन में एसेंशियल की मिली थी ना, ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है। बाकी आप इससे रिंग, वाइब्रेट और साइलेंट तो कर ही सकते हैं। और हाँ, इसमें भी आपको एआई कॉल ट्रांसलेशन मिल जाता है, जहाँ आप लाइव कॉलिंग में ट्रांसलेशन कर सकते हैं लैंग्वेज को। और वन प्लस ने इसमें एक ट्रांसलेट ऐप भी दी है, जहाँ आप लाइव कन्वर्सेशन को ट्रांसलेट कर सकते हैं कोई भी लैंग्वेज में। देखो दोनों फोन में आपको एआई फीचर्स तो मिल जाते हैं, पर सैमसंग यहाँ पे आगे निकल जाता है एआई फीचर्स में। अब दोनों फोन के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो दोनों ही फोन सेम प्रोसेसर के साथ आते हैं, स्नैपड्रैगन 8 एलीट। और आपको भी बताइए काफी पावरफुल प्रोसेसर है। मैं बेंचमार्क स्कोर बता के आपके टाइम नहीं खराब करूंगा, वो आप जानते ही हैं। मैं ज्यादा प्रैक्टिकल यूज की बात करता हूँ जो कि गेमिंग। सबसे पहले बीजीएमआई की बात करूँ, यहाँ वन प्लस जो है वो आता है 90 एफपीएस की सेटिंग के साथ, वहीं जो सैमसंग है ये आता है 120 एफपीएस सेटिंग के साथ। अब पता नहीं दोनों में सेम प्रोसेसर मिलता है, बट अभी भी वन प्लस 90 एफपीएस पे बीजीएमआई में। बट अगर गेम प्ले की बात करूँ तो दोनों ही फोन ने भाई काफी स्मूथ तरीके से रन करे हैं। इनफैक्ट कोई लेग या जिटरनेस भी देखने को नहीं मिला है मुझे। और दोनों ही फोन में मैंने काफी लंबे सेशन भी खेले हैं, जहाँ वन प्लस ने मुझे 85 से 89 के बीच में एफपीएस दिए हैं, वहीं सैमसंग ने मुझे 114 से 117 के बीच में एफपीएस दिए हैं। बट हाँ, मैंने ये नोटिस करा अगर आप सैमसंग में थोड़े लंबे टाइम तक गेमिंग करेंगे ना तो ये फोन हीट होने लग जाता है। वहीं वन प्लस ने मुझे काफी इंप्रेस किया, यहाँ मैंने लगभग 2-3 घंटे भी गेमिंग करी है ना, तब भी ये फोन इतना हीट नहीं हुआ है। वहीं अगर सीओडी की बात करूँ तो दोनों फोन 120 एफपीएस की सेटिंग के साथ आते हैं। सीओडी को भी दोनों फोन ने काफी अच्छे से हैंडल किया है। यहाँ पे भी गेम प्ले बहुत स्मूथ था, और ये गेम भी मैंने इन दोनों फोन में काफी लंबे सेशन खेले हैं। सीओडी में वन प्लस ने मुझे मैक्सिमम 114 एफपीएस दिए हैं, वहीं जो सैमसंग है सरप्राइजली इसने 118 एफपीएस दिए हैं। और यहाँ पे दोनों ही फोन ने अच्छे से हीटिंग को मैनेज भी किया है। दोनों ही फोन का टेम्परेचर नॉर्मल था। और अब अगर जेंशिन इंपैक्ट की बात करूँ जो की बहुत ज्यादा हैवी गेम है, मतलब वन प्लस ने कॉन्स्टेंट 60 एफपीएस तक भी दिए हैं। वहीं जो सैमसंग है ना इसने मैक्सिमम 59 एफपीएस तो दिए हैं, बट जो टेम्परेचर था ना वो सैमसंग का बहुत ज्यादा हाई हो गया था। वहीं जो वन प्लस है इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 39 डिग्री तक ही गया। तो सिंपल मैंने गेमिंग में ये चीज नोटिस करी है, वन प्लस काफी अच्छे से हैंडल कर पाता है हीटिंग को। वहीं सैमसंग में अगर आपने थोड़ी सी भी लंबी गेमिंग करी है ना तो ये फोन हीट करने लग जाता है। इनफैक्ट फिर ये वहाँ पे बैटरी भी बहुत जल्दी ड्रेन करने लगता है। और एक और बात बताना चाहूंगा, गेमिंग के टाइम भी जब ये फोन हीट हुआ था ना वहाँ पे भी इसने ब्राइटनेस ड्रॉप कर दी थी। तो सिंपल समझो परफॉर्मेंस आपको दोनों में अच्छी मिल जाती है, बस सैमसंग में हीटिंग प्रॉब्लम है। अब फाइनली इन दोनों फोन के कैमरे की बात कर लेते हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाले इन दोनों फोन का। देखो सैमसंग में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 12 प्लस 50 प्लस 10 मेगापिक्सल का। वही वन प्लस की बात करूँ तो डुअल कैमरा सेटअप के साथ आता है 50 प्लस 50 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप के साथ। इसमें आपको अल्ट्रा वाइड नहीं मिलता। और जैसे कि मैं बताया, मैंने दोनों फोन के कैमरा को टेस्ट करने हुमायूं टॉम गया था। अब सीधा मैं दोनों फोन के मेन कैमरा से सैंपल देखो। आप ये फोटो देखो, अगर मैं पेड़ की तरफ जूम करके दिखाऊं तो आप इजीली देख के समझ जाओगे सैमसंग ने यहाँ पे शेडो को अच्छे से मैनेज नहीं किया है, वही वन प्लस ने शेडो को काफी अच्छे से मैनेज किया है। अब यही अगर मैं आपको ये वॉल की फोटो दिखाऊं, इसमें ना सैमसंग ने काफी नेचुरल कलर रखे हैं, पर मैंने ना पूरे कैमरा डिपार्टमेंट में ये नोटिस किया है सैमसंग हर जगह नेचुरल कलर लेके आता है। इनफैक्ट वहीं जो वन प्लस है काफी वाइब्रेंट कलर लेके आता है, और इनफैक्ट सैचुरेशन भी ज्यादा देखने को मिल जाती है। और अब आप ये फोटो देखो, यहाँ मैं अगर जूम करके दिखाऊं, यहाँ जो ब्राइट वाला एरिया ना वहाँ सैमसंग डार्क कर देता है, और ये चीज भी आपको हर फोटो में देखने को मिल जाएगी। अब देखो वन प्लस में तो कोई अल्ट्रा वाइड सेंसर है नहीं, पर फिर भी मैंने कुछ फोटोज लिए ताकि आपको बता सकूं कि अल्ट्रा वाइड कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने ये नोटिस करा जब मैं सैमसंग से अल्ट्रा वाइड फोटोज ले रहा था तो वो काफी एरिया को कवर कर रहा था, और वहीं वन प्लस
ये चीज नहीं कर पा रहा था, तो इसी वजह से फ्रेम में आपकी काफी चीजें मिस हो जाती है। तो अगर आप कोई फोटोग्राफर हो या ब्लॉगर हो जहाँ फोटोज वगैरह ज्यादा लेते हो, तब आपके लिए एक मेजर ड्रॉबैक रह सकता है वन प्लस के साथ। अब मैं आपको कुछ 2x में फोटो दिखाता हूँ जो कि मैंने बिना पोर्ट्रेट मोड के लिया है। अब इजीली यहाँ पे जो डिटेल है ना वो वन प्लस में ज्यादा मिल जाती है, क्योंकि वन प्लस में आपको एक डेडिकेटेड 2x लेंस दे रखा है। और अगर मैं कोई ह्यूमन सब्जेक्ट की भी बात करूँ ना, तो आप ये फोटो देखो, यहाँ पे जो फेस कलर है ना वो सैमसंग ने नेचुरल रखा है, वही वन प्लस ने यहाँ पे सैचुरेशन ज्यादा कर दी है। और सिर्फ एक फोटो नहीं, आप जितनी भी फोटो देख रहे हो ना, सब में सेम प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और अगर मैं सैमसंग के 3x और वन प्लस के 4x को भी कंपेयर करूँ ना, तो यहाँ पे भी वन प्लस में आपको ज्यादा डिटेल देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट वन प्लस की फोटो यूजेबल लगती है सैमसंग के कंपेरिजन में। अब मैं दोनों फोन के पोर्ट्रेट कैमरा सैंपल की बात करूँ ना, वन प्लस में आप 1x पे पोर्ट्रेट खींच ही नहीं सकते, आप सिर्फ डिफॉल्ट सेटिंग पे ही पोर्ट्रेट ले सकते हैं। वहीं सैमसंग में आप 1x पे भी पोर्ट्रेट ले सकते हैं, इनफैक्ट 2x पे भी और 3x पे भी पोर्ट्रेट ले सकते हैं, पर वो डिजिटली क्रॉप होती है। अब आप ये फोटो देखो, यहाँ पे सैमसंग ने बिल्कुल नेचुरल कलर रखे हैं, वहीं वन प्लस की फोटो में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट ये हाईलाइट को भी अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता, पर यहाँ पे डिटेल आपको वन प्लस में ज्यादा मिल जाएगी। और अब आप ये फोटो देखो, ये जो पीछे का ब्लर है ना वो सैमसंग बहुत सॉफ्ट रखता है, जो कि देखने में अच्छा लगता है। वहीं अगर मैं वन प्लस की बात करूँ, ऐसा लगता है पीछे कोई बैकग्राउंड एक पीएनजी कट करके लगा दी है, मतलब इतना हार्श ब्लर करता है बैकग्राउंड को। और मैं आपको जितनी पोर्ट्रेट फोटो दिखा रहा हूँ ना, सब में एक ही प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, और जो बैकग्राउंड का ब्लर है वो काफी शार्प लगता है देखने में। और अगर मैं फोटो को जूम करके एज का कटआउट भी दिखाऊं ना, वो भी सैमसंग ने काफी अच्छे से कर रखा है वन प्लस के कंपेरिजन में। इनफैक्ट हर फोटो में स्किन टोन भी सैमसंग में ज्यादा नेचुरल लगती है, पता नहीं वन प्लस और प्रोसेसिंग कर लेता है। पर हाँ, ऐसी फोटोज काफी लोगों को पसंद ना भी आए। और अगर मैं मैक्रो फोटोज की बात करूँ, जिसके आप सैंपल देख सकते हो, यहाँ पे जो वन प्लस है ना, ये काफी डिटेल और डेप्थ ऑफ फील्ड के साथ मैक्रो फोटोज लेता है, जो कि देखने में बहुत ही बढ़िया लगती है। अब मैं दोनों फोन के लो लाइट कैमरा सैंपल की बात करूँ ना, तो आप ये फोटो देखो, यहाँ पे वन प्लस काफी ब्राइट फोटो लेता है, वहीं जो सैमसंग है इसमें एक्सपोजर थोड़ा कम देखने को मिल सकता है। पर हाँ, अगर मैं जूम करके दिखाऊं, यहाँ पे वन प्लस में आपको अच्छी डिटेल देखने को मिल जाएगी। इनफैक्ट आप ये फोटो देखो, अगर मैं यहाँ पे जूम करके दिखाऊं, तो आप वन प्लस में ज्यादा इजीली टेक्स्ट पढ़ सकते हो। वहीं अगर मैं पोर्ट्रेट शॉट की बात करूँ, तो यहाँ पे वन प्लस ने बहुत ज्यादा ब्राइट फोटो निकाली है। इनफैक्ट इसने जो मेरे हाथों का कलर है ना वो भी बहुत ज्यादा ब्राइट कर दिया है। वहीं जो सैमसंग है इसने नेचुरल कलर रखे हैं, जो मेरा स्किन का कलर है, और ये चीज मैंने इसके सारे लो लाइट फोटो में नोटिस करी है। अब मैं जल्दी से आपको दोनों फोन के वीडियोस के बारे में बता देता हूँ। दोनों ही फोन 4K 60 fps पे शूट कर सकते हैं। अब आप ये सैंपल देखो, यहाँ पे जो वन प्लस की वीडियो वो बहुत अच्छे से ब्राइट है, वहीं सैमसंग की वीडियो मुझे अंडर एक्सपोज लगी है। और अगर मैं डिटेल की भी बात करूँ ना, तो वो भी वन प्लस ने काफी अच्छे से निकाली है। पर आज सैमसंग ने काफी नेचुरल कलर रखे हैं वीडियो में, वहीं वन प्लस ने काफी कॉन्ट्रास्टी कलर रखे हैं। इनफेक्ट आप पीछे देख पा रहे होंगे, सैचुरेशन भी बहुत ज्यादा मिल जाती है। वो दोनों ही फोन में मैंने पोर्ट्रेट वीडियो भी शूट करी है, वहाँ पे मुझे सैमसंग की वीडियो बहुत अच्छी लगी है पोर्ट्रेट मोड में, क्योंकि वन प्लस ने बहुत ही ज्यादा फेक ब्लर कर दिया है, जो कि काफी हार्श लग रहा है देखने में। वहीं जो सैमसंग का बैकग्राउंड ब्लर है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और देखने में अच्छा लग रहा है। वो दोनों फोन के फ्रंट वीडियो की बात करूँ, अब आप ये दोनों फोन के सैंपल देखो, जो कि 4K 30 fps पे शूट है। मुझे यहाँ पे सैमसंग की फ्रंट वीडियो देखने में बहुत अच्छी लगी है, काफी नेचुरल कलर रखे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे फ्रंट वीडियो में डिटेल भी है। और वहीं अगर मैं वन प्लस की बात करूँ, तो काफी कॉन्ट्रास्टी वीडियो शूट करी है इसने, और इसने मेरे फेस को भी रेड कर दिया है यहाँ पे। और अगर आप व्लॉगर हो और आपको अपने फोन से कोई व्लॉग शूट करना है, तो ये मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, ताकि आपको एक अल्ट्रा वाइड का कंपैरिजन मिल सके। सैमसंग में अल्ट्रा वाइड है, तो इसने काफी अच्छे से मेरे फेस को पूरा कवर किया है। इनफैक्ट जो पीछे का एरिया है वो भी काफी अच्छे से दिखाया, कलर भी काफी अच्छे लग रहे हैं। वहीं जो वन प्लस है इसने क्रॉप कर दिया है मेरे फेस को, और जो एरिया है वो भी काफी कम लिया है। तो ये मेजर ड्रॉबैक होने वाला है आपके लिए, अगर अल्ट्रा वाइड सेंसर ना हो। और अगर मैं लो लाइट में बैक कैमरे की वीडियो की बात करूँ, तो आप सिंपली देख सकते हैं वन प्लस में काफी नॉइज देखने को मिल जाती है, क्योंकि OIS नहीं है टेलीफोटो में। वहीं सैमसंग की लो लाइट वीडियो काफी अच्छी है, इनफैक्ट कलर भी काफी अच्छा और फेसफुल लाइट भी काफी अच्छे से मैनेज है। और यहाँ पे डिटेल मुझे सैमसंग में ज्यादा अच्छी लगी वन प्लस के कंपैरिजन में। और यही अगर मैं फ्रंट वीडियो की बात करूँ, तो यहाँ पे वन प्लस ज्यादा अच्छी वीडियो रिकॉर्ड कर पाता है फ्रंट वीडियो से, क्योंकि यहाँ पे फेस भी अच्छे से ब्राइट है। इनफैक्ट आपको डिटेल भी देखने को मिल जाएगी। वहीं सैमसंग ने फेस को काफी डल कर दिया है, और यहाँ पे नॉइज भी देखने को मिल जाती है। तो दोनों ही फोन के कैमरे में कुछ अच्छाइयां भी है और कुछ बुराइयां भी है। अगर आपको नेचुरल फोटो चाहिए जो ज्यादा कॉन्ट्रास्टी ना हो या ज्यादा सैचुरेशन ना हो फोटोज में, तो तब वहाँ पे सैमसंग का कैमरा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। अब मैं फाइनली दोनों फोन को लेकर अपना कंक्लूजन बताऊं, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी, आप समझ चुके होंगे कि दोनों ही फोन अच्छी वैल्यू लेके आते हैं। इनफैक्ट दोनों ही फोन में कुछ कमियां भी है और कुछ अच्छाइयां भी है। बस सैमसंग में आपको प्राइस ज्यादा होने की वजह से एक IP रेटिंग अच्छी मिल जाती है, डिस्प्ले अच्छी मिल जाती है, इनफैक्ट एक अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिल जाता है, और AI फीचर्स भी आपको सैमसंग में बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। पर अगर इसका ड्रॉबैक की बात करूँ, तो इसमें आपको बैटरी छोटी मिलती है, इनफैक्ट चार्जिंग स्पीड भी बहुत कम है। वहीं अगर वन प्लस की बात करूँ, तो ये 50,000 के अंदर आपको परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी निकाल के देता है। इनफैक्ट जो इसका बैटरी डिपार्टमेंट है वो 50,000 के अंदर आपको बहुत ही तगड़ा मिल जाता है। अब आप मुझे कमेंट में बताओ, आप 50,000 का वन प्लस 13S लेना चाहोगे या 80,000 का सैमसंग S25? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे टेक आर्मी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।